अम, आज शुरू करते हैं 18 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो हम्म। आज पहली न्यूज आई है, द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही आई है, उड़ीसा के सीएम के बारे में। कि उड़ीसा के सीएम जो नवीन पटनायक हैं, उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप जो भारतीय हॉकी है उसकी अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दी है। उड़ीसा क्या है, उड़ीसा गवर्नमेंट अकेली स्पॉन्सर नहीं कर रही है। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन और उड़ीसा सरकार दोनों मिलकर उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। 2018 में जब इंडियन हॉकी को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तब उड़ीसा गवर्नमेंट ने आके उनको स्पॉन्सर किया था 5 साल के लिए। तो अभी वो 2023 तक तो चलनी ही है, 2022 तक सॉरी, और 2022 के एंड के बाद और उसके 10 साल तक के लिए उन्होंने स्पॉन्सरशिप बढ़ा दी है। और अभी जो स्पॉन्सरशिप थी 2018 से लेके और 2022 तक के लिए, ये 140 करोड़ की थी। और उसका अपन लोग रिजल्ट देखते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया तो अपनी हॉकी टीम हो या महिला टीम, दोनों ने ओलंपिक में कितना अच्छा किया है। अब उड़ीसा गवर्नमेंट की बात की जाए ना, तो उड़ीसा ने हॉकी को लेकर वैसे भी अच्छे काम किए हैं। चाहे अपन वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2018 में हुआ था, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें 2015 की, चाहे वर्ल्ड हॉकी लीग की बात कर लें, चाहे अभी 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, ये सब के सब उड़ीसा में हो रहे हैं। और दुनिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम जो बिरसा मुंडा के नाम से है, बिरसा मुंडा एक ट्राइबल एक्टिविस्ट थे, तो बिरसा मुंडा के नाम से बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में बना हुआ है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट हॉकी को वैसे ही बहुत ज्यादा इंडोर्स कर रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो यही था। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है इंडियन एम्बेसी के बारे में, कि इंडियन एम्बेसी की जितना भी स्टाफ था, उन्होंने अपने जो C-17 ग्लोब मास्टर भेज दिया अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान से पूरा स्टाफ एम्बेसी का जो था वो अपन इंडिया में बुला लिया है वापस। और इंडिया ने ई वीजा शुरू कर दिया है अफगानिस्तान पे, जिससे अफगानिस्तान में फंसे हुए जो भारतीय लोग हैं, उनको इंडिया का वीजा जल्दी से जल्दी विद इन डेज मिल पाए, और वो भी ऑनलाइन मिल पाए। क्यों एम्बेसी के चक्कर ना काटने पड़े, टाइम ना लगे, ये वो। तो इंडिया का वीजा जल्दी से जल्दी मिल पाए, अफगानिस्तान के लिए स्पेशली ई वीजा शुरू किया है अपन लोगों ने, जिससे वहां फंसे हुए भारतीयों को जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से निकाला जा सके, जो इंडिया आना चाहते हैं। हम्म। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है क्लाइमेट को लेके, कि जुलाई 2021 हॉटेस्ट एवरेज मंथ था आज तक का। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग आज तक का अगर सबसे हॉटेस्ट एवरेज मंथ माना जाए, सबसे ज्यादा गर्म रहा, वो जुलाई 2021 रहा। और अभी अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था IPCC की रिपोर्ट के बारे में भी। तो हम्म। दिख रहा है उसके ये अभी इन चीजों को देख के अपन को साफ दिखता है कि वो रिपोर्ट कहाँ तक सही है और वो चीजें हो रही हैं। चाहे हम्म। अपन बात कर लेना कि 80 साल में उसमें लिखा था कि 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, और पेरिस एग्रीमेंट को अगर सबने माना, नेट जीरो कर लिया, फिर भी 2.4 डिग्री बढ़ जाएगा 80 साल में, और 50 साल में 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा अगर नहीं माना, और माना तो 1.5 डिग्री। तो वो बढ़ रहा है ब्रो। और ये चीजें रोकने के लिए देशों को काम करना चाहिए, वरना आने वाले समय में ये और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ह्यूमैनिटी को। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को लेके, HAL ने अभी एक डील की है GE एविएशन के साथ में। GE एविएशन अमेरिका की एक कंपनी है। तो HAL और GE एविएशन के बीच में तेजस को लेके एक डील हुई है। तेजस एक लड़ाकू विमान है अपना, इंडिजीनियस लड़ाकू विमान है। तो उन दोनों के बीच में $716 मिलियन की डील हुई है, जिससे तेजस को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अच्छा बनाया जाएगा। और फिर आखिर में GE एविएशन भी हो सकता है तेजस की जो खरीद बिक्री की राइट्स हैं उनमें थोड़ा स्टेक ले ले, या उसको भी कुछ तेजस चाहिए हो तो वो दे दिए जाए, वो तो आने वाले समय बताएगा। अभी तो बस दोनों में एक MOU साइन हुआ और डील हो गई है $716 मिलियन की। अब अगर बात की जाए ना तेजस के बारे में, तो तेजस एक इंडिजीनियस अपना लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, जो 2001 में बनना शुरू हुआ था। 2015 में इसको अपनी सेना ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है, जुडिशियरी ने कहा है ऐसा कि एक सेंटर सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए। क्योंकि देखो आजकल अपन केसेस देख रहे हैं कि जुडिशियरी के जजेस को मार दिया जाता है। और जब भी पकड़ने की बात आती है ना, कि जो जुडिशियरी कम ब्रो, जैसे मान ले किसी को पुलिस ने एक कैदी को पकड़ लिया है, तो वो कैदी को जेल से लेके जुडिशियरी में यहाँ पे कोर्ट तक लाना, कोर्ट तक लाने ले जाने तक के लिए भी अपन लोगों को पुलिस और आर्म्ड फोर्स का सहायता लेने पड़ती है। तो जुडिशियरी ने कहा है कि जुडिशियरी के लिए और लेजिस्लेटिव कामों के लिए जिनमें आर्म्ड फोर्सेस की सहायता ना ली जाए, और एक सेंटर सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए। बस अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए चलो तुम ऐसा कर भी दोगे, बट
काफी ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट्स में होते हैं, ज्यादातर केसेस हाई कोर्ट्स में ही है। तो हाई कोर्ट के लिए भी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स क्यों बनाए, क्योंकि हाई कोर्ट तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो सेंटर ने ये कह दिया है कि हमने स्टेट को पूरे राइट्स दे दिए हैं, अगर स्टेट चाहे तो वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बना सकती है जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के लिए। बट सेंटर ने ऐसा कहा है कि हम अभी हाल में नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल में बनाना जरूरी भी नहीं है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस फोर्सेस हैं वो ये काम अच्छे से कर लेती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब राज्यों को छूट दे दी गई है कि वो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के लिए अलग से फोर्स बना सकती हैं, तो कोई राज्य बनाता है कि नहीं बनाता है ये नियर फ्यूचर में पता पड़ जाएगा। दैट्स ऑल। हम्म। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक आई है महाराजा रंजीत सिंह को लेके, कि महाराजा रंजीत सिंह का एक 9 फुट लंबा कांस्य का ऐसा स्टेच्यू था जो लाहौर में था। तो तारीख लजबाक करके उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने वो महाराजा रंजीत सिंह का स्टेच्यू तोड़ दिया है। बाय द वे, जिन लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह का स्टेच्यू लाहौर में तोड़ा है उनको पाकिस्तान में पंजाब पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है और उन पे केसेस भी चलाए जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ऐसा हर जगह होता है, ऐसा अपन सोचे ना कि पाकिस्तान में तोड़े जा रहे हैं, नहीं नहीं, इंडियंस भी तोड़ते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंडिया में भी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो ऐसे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किए, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए, उनके स्टेच्यू इंडिया में भी तोड़े जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब थोड़ा महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बात कर लें, तो महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था, 13 नवंबर 1780 में, और उनकी जो मौत हुई थी वो 1839 में लाहौर में हुई थी, 1839 में। अब महाराजा रंजीत सिंह के जो फादर थे वो महासिंह महाराज थे, जो सुकर चकिया मिसल के हेड थे। बट महाराजा रंजीत सिंह पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने सुकर चकिया मिसलें, जो छोटी छोटी मिसल थी, और वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू भी देती थी, ऐसा नहीं है, बट महाराजा रंजीत सिंह ने मिसल से आगे बढ़ के एक यूनाइटेड सिख एम्पायर बनाया था वो। और यूनाइटेड सिख एम्पायर बनाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे महाराजा रंजीत सिंह, जिनका एम्पायर लाहौर, मुल्तान, पेशावर, पंजाब, खैबर, कांधार, पूरे उस एरिया में फैला हुआ था। अब बात की जाए ना, जब ये सिख एम्पायर बन गया था तो रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के माउंट जो क्लिफ थे, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि 1809 में हुई थी। तो उसके द्वारा रंजीत सिंह ने खैबर दर्रा, जो कि पाकिस्तान की तरफ खुलता है, उस पर भी पूरा कंट्रोल पा लिया था। और फिर जितनी भी, मतलब अपने एम्पायर को इंडिजीनियस बना लिया था। उन्होंने अपनी इंडिया की सबसे बड़ी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी अगर इंडिजीनियस फौज किसी पे थी तो वो महाराजा रंजीत सिंह पे थी। महाराजा रंजीत सिंह ने फ्रैंकस एलर्ट जैसे जो फ्रेंच लोग थे उनको अपनी आर्मी में अपॉइंट किया था, अपनी आर्मी को और ज्यादा न्यू इक्विपमेंट्स या न्यू तरीके सिखाने के लिए, सीखने के लिए उनको अलॉट करके रखा था ऐसे लोगों को। और अगर दूसरी तरफ अपने गोल्डन टेम्पल की बात भी करते हैं तो उसकी गोल्ड प्लेटिंग महाराजा रंजीत सिंह ने ही करवाई थी। तो दैट्स ऑल। ये थोड़ा बहुत महाराजा रंजीत सिंह के लिए जानना जरूरी था हिस्ट्री का, और न्यूज में ये है, तो दैट्स ऑल, अपन ने सब कवर कर लिया। हाँ, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है सलेह के बारे में, जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट वहां से निकल चुके हैं, और अफगानिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना 2004 में, उसमें लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट अगर अपनी सीट छोड़ देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो सलेह ने खुद को अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है अफगानिस्तान में। और सलेह क्या है, अभी भी अफगानिस्तान में ही है। वहां पे पेशिर वैली है जहां पे सलेह ने अभी भी तालिबानियों को घुसने नहीं दिया है, और एक मतलब माउंट जैसा है वहां पे, उन्होंने अभी भी कब्जा करके रखा है, और उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। बाय द वे वो 22 वाइस प्रेसिडेंट थे। अब देखते हैं कि ये, देखो, तालिबान पूरे में कब्जा कर चुका है, वो जल्दी ही इनको भी कब्जा कर लेगा। बहुत चांसेस है कि इनको आत्मसमर्पण करना पड़ जाए। बट देखने वाली बात ये होगी कि आत्मसमर्पण के बाद ये तालिबान में भी कोई पोस्ट लेते हैं, मतलब एक्टिव जो पॉलिटिक्स होगी अफगानिस्तान की जो भी आगे बनती है, उसमें कोई पोस्ट लेते हैं कि इनको मार दिया जाता है कि क्या होता है, ये आने वाले समय में पता पड़ेगा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है मकाई काजी को लेके। मकाई काजी एक जापान के आदमी है जिन्होंने सुडोकू का निर्माण किया था। सुडोकू होता है जो गेम होता है, लोग खेलते हैं। तो सुडोकू के फादर ऑफ सुडोकू बोला जाता था मकाई काजी को लेके। उनकी अभी कल मृत्यु हो गई है। तो दैट्स ऑल। केवल ये न्यूज में इसलिए अपन को जानना पड़ जाता है कि सुडोकू का इन्वेंशन किसने किया, तो मकाई काजी ने किया था। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट एक न्यूज की बात करें ना, तो देखो, दो
अलग अलग स्कीमें थी जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती थी। एक स्कीम थी पहले MEIS। MEIS क्या होता था ना, किसी भी चीज को इंटरनेशनली बेचने के लिए अपनी सरकार सब्सिडी देती थी किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिससे वो चीजें जब वो इंटरनेशनली बेचने जाएं तो इवेंचुअली देखो देश का फायदा तो होगा ही होगा, और साथ साथ में उन लोगों को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बट होता क्या था ना कि जब अपन लोग MEIS स्कीम से उनको सब्सिडी दे देते थे तो उनको वो चीजें और सस्ती हो जाती थी, और वो इंटरनेशनल मार्केट में चीजों को व्यापारी सस्ते में जाके बेचते थे, और ग्लोबली जो लोग हैं वो उससे compete नहीं कर पाते थे। सिंपल सी बात है। तो फ्रांस हुआ, चाइना हुआ, US हुआ, जापान हुआ, ये सब लोग चले गए WTO में। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार है वो अपने व्यापारियों को, अपने किसानों को इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रही है जिस वजह से हम इंटरनेशनली अपनी चीजें नहीं बेच पा रहे, क्योंकि उनकी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है इंडिया की। तो WTO ने MEIS स्कीम बंद करने का कहा था भारत सरकार से। तो भारत सरकार ने क्या किया ना कि MEIS स्कीम तो बंद कर दी, बट अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे, तो हम लोगों ने उसकी जगह दूसरी स्कीम लेके आई, RODIEP। ठीक है, तो जो मतलब रिमिनेशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है ना, तुम एक्सपोर्ट करके आओ, फिर कुछ सर्टेन थिंग्स हैं, देखो 8,555 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अगर तुम एक्सपोर्ट करके आते हो, तो एक्सपोर्ट करके जब तुम भारत सरकार को दिखाओगे कि हाँ हम इतना इतना एक्सपोर्ट करके आए, तो जब तुम लौट के आओगे तब भारत उन पर सब्सिडी दे देगा तुम्हें। तो रोड टैप जो स्कीम थी इसको शुरू कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 2019 में। अब अभी जो न्यूज में ये है ना कि RODTEP पे और ज्यादा टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, और जो लोग थे, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाने लगेगा अब से। अभी तक क्या होता है ना, अपन बॉन्ड दे देते थे, अपन शेयर्स दे देते थे, ऐसा भारत सरकार किसी न किसी तरीके से जो सब्सिडी है उसको रिम्बर्स कर देती थी। बट अब जितनी भी सब्सिडी है उसको DCB मतलब डायरेक्ट कैश बेनिफिट के रूप में उन एक्सपोर्टर्स को पहुंचाया जाएगा। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे MEIS स्कीम जो पहले थी भारत की वो, और RODTEP जो स्कीम है ये दोनों ही जानना अपने लिए जरूरी हो जाता है। अब एक नेक्स्ट न्यूज है, ये आई है RBI के द्वारा कि RBI ने एक FII इंडेक्स, इंक्लूसिव फाइनेंशियल इनकम इंडेक्स लॉन्च कर दिया है FII। अब ये क्या होगा ना, देश की जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल इनकम है, जो अलग अलग स्रोतों से अपन लोग कमा रहे हैं, तो देश की इनकम कितनी बढ़ रही है हर महीने और देश की इनकम कितनी घट रही है हर महीने, ये RBI के इंडेक्स FII इंडेक्स से अपन को पता पड़ेगा। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेगा देश की बढ़ती हुई इनकम को देख के। जब ऐसा कोई इंडेक्स देश में होता है तो बाहर की जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कि देश को इतना फायदा हो रहा है ये वो। तो ऐसा इंडेक्स आज तक इंडिया में नहीं था जो इंडिया की टोटल फाइनेंशियल इनकम दिखा सके। तो RBI के द्वारा ये एक नया इंडेक्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है FII इंडेक्स। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप को लेके आई है जो जल्दी शुरू होने वाला है। UAE में शुरू होगा बाय द वे T20 वर्ल्ड कप, और अलग अलग टीमें उसमें भाग लेंगी। इवन तो अफगानिस्तान की टीम भी भाग ले रही है, तो देखते हैं क्या होता है। और UAE के दुबई में ही उसका फाइनल भी होगा T20 वर्ल्ड कप का। तो अब जब ये आएगी तभी इसकी न्यूज में जब चलेगा तो अपन तब उस समय इसके बारे में करंट अफेयर्स में बात कर लेंगे। तो अभी तो इतना ही है करंट अफेयर्स में अगर न्यूज में देखा जाए तो। कॉलेजियम की बात करें तो 1981 में कॉलेजियम स्टार्ट हुआ था, तब CGI अकेला था उसमें। तो CGI अकेले ही रिकमेंडेशंस देता था, बट उन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं थी। फिर 1993 में कॉलेजियम में CGI+2 कर दिया गया था, जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस को, और कॉलेजियम का विस्तार कर दिया गया था। और आज जो अपन कॉलेजियम देखते हैं कि CGI+4 मतलब 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो 1998 में बनाया गया था। और तब से ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया था। देखो ये किसी CGI का वर्डिक्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी लोग नियुक्त किए जाएंगे वो सब के सब किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, कॉलेजियम के द्वारा। कॉलेजियम क्या करता है, अनुशंसा देता है कि इन लोगों को नियुक्त करो, लॉ मिनिस्ट्री को, और लॉ मिनिस्ट्री उन अनुशंसाओं को पहुंचाती है किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में, और प्रेसिडेंट फिर उनको नियुक्त कर देता है। अभी बाय द वे 2015 में जो नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की भी कोशिश की गई थी
कि एक कमीशन बन जाए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेगा, बट उसको फिर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो वो वहीं खत्म हो गया था दैट्स ऑल। तो अभी अगर न्यूज में कहा जाए तो ये है कि नौ नौ ऐसे सीजीआई हैं, सॉरी, अभी अगर न्यूज में कहा जाए तो 9 ऐसे अलग अलग जजेस हैं जिनकी रिकमेंडेशन कोलेजियम ने भेजी है, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। और ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उनमें से एक महिला बहुत सीनियर है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये रिकमेंडेशंस हो जाती हैं और इनको सच में नियुक्त कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि हमें देश की पहली महिला सीजीआई देखने को मिल जाए, क्योंकि वो बहुत सीनियर है मैंने में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो इतना ही था। एक न्यूज आई है रशिया को लेके कि रशिया ने गूगल पे फिर से फाइन लगा दिया है। और रशिया फाइन लगाता रहता है गूगल पे, गूगल फाइन भरता रहता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि रशिया ने कुछ ऐसे कंटेंट बताए थे कि जिनको गूगल पे बैन होना चाहिए, तो और उनको डिलीट होना चाहिए, तो गूगल ने उनको डिलीट नहीं किया, तो रशिया ने कह दिया हम तुम्हें ही बैन कर देंगे अगर तुम ये फाइन नहीं दोगे। तो गूगल ने फाइन देना पड़ गया, सिंपल सी बात है। इस न्यूज में तो इतना ही है कि अभी हाल में किसने बैन करने की धमकी लेके या फाइन लगाया गूगल पे, तो वो रशियन लगाया। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी पर टकराया था, जिससे सारे डायनासोर्स खत्म हो गए थे, तो उसके अवशेष साइंटिस्ट हमेशा खोजते रहते हैं यहाँ, क्योंकि ये एक थ्योरी है बाय द वे, जो जो सबसे ज्यादा सर्वमान थ्योरी है, बट उसके अवशेष और ये सब नहीं है। तो अभी मैक्सिको में उस एस्टेरॉयड के अवशेष मिले हैं, पार्ट्स मिले हैं, जिसके पृथ्वी से टकराने पर डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तो अभी मैक्सिको में हाल में ये मिले हैं, तो इन पे रिसर्च चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या आता है कि सच में वो है कि नहीं है। अभी तो सारे साइंटिस्टों का मानना यही है कि हाँ, ये वही एस्टेरॉयड है जो मैक्सिको में मिला है, जिससे डायनासोर्स खत्म हुए थे। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है नेशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर। अब क्या है ना, एक नेशनल, अपने इंडिया में एक नेशनल जेनेटिक रिसोर्स बनाएंगे अपन लोग। एक कैबिनेट है, कमरा है, जिसमें क्या किया जाएगा ना, 1 मिलियन से ज्यादा अलग अलग प्लांट सीड के जो जेनेटिक कोड्स हैं उनको रखा जाएगा, जो कि पूसू दिल्ली में बना है, नई दिल्ली में पूसू करके एक जगह है, वहां पे बनाया है। तो देखो ये बनता किस लिए ना, कि जैसे मान लो कुछ हो जाए अपने किसी भी प्रकार के केमिकल की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से कोई प्लांट की स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उनके अगर अपन पे जीन्स होंगे, उनके जेनेटिक्स होंगे, तो उनको अपन लोग रीजेनिवेट कर सके, उनको दोबारा से बना सके, उनको दोबारा से पैदा कर सके। और इनमें ऐसे इसेंशियल प्लांट्स रखे जाते हैं जो ह्यूमन के लिए जरूरी है, जो इंसानों के लिए जरूरी है, अगर इंसानों को भी जिंदा रहना है तो अगर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में किसी वजह से वो सारे के सारे खत्म भी हो जाते हैं, तो अपन उनको दोबारा पैदा कर पाए इन जेनेटिक लैब्स से। तो इसलिए ये जेनेटिक लैब्स बनाई जाती हैं, जिनमें से एक पूसू न्यू दिल्ली में शुरू की गई है। और बाय द वे, अगर सबसे ज्यादा जेनेटिक लैब्स की बात की जाए ना, तो वो अंटार्कटिका में है। अलग अलग देशों ने अपने जेनेटिक लैब्स अंटार्कटिका में बनाकर रखी है। दैट्स ऑल। अब न्यूज में तो इतना ही था। यहां से शुरू होते हैं अपने एडिटोरियल्स। तो पहला एक एडिटोरियल जो अपने जानने के लिए जरूरी है, वो आया तमिलनाडु सरकार को लेकर, कि तमिलनाडु सरकार ने एक एमटीएम स्कीम लॉन्च की है। अब एमटीएम का फुल फॉर्म जानने की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तमिल लैंग्वेज में है बाय द वे। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जानना जरूरी नहीं है, तू जान सकता है, बट उसको याद रखना अपने लिए कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है हिंदी भाषाओं के लिए। तो एमटीएम शॉर्ट फॉर्म में तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है जो उन्होंने लॉन्च किया है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती हैं? ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, समझ रहा है? ऐसी स्कीम, ऐसी डिसीजेस जो कम्युनिकेट, अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो फैलती नहीं है, बट वो लाइफस्टाइल डिसीजेस के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि देखो बताएं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, लोग बैठे रहते हैं, लोगों को हर चीज एक जगह पे मिल जाती है, लोग वर्क नहीं करते हैं, तो उनको डायबिटीज, हार्ट अटैक, इन सब की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इन कंपेयर टू जो लोग आज भी अर्बनाइजेशन की जगह रूरल में रह रहे हैं। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को लेके तमिलनाडु ने एक एमटीएम स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा ना, घरों में जाके, अलग अलग घरों में जाके डायग्नोस किया जाएगा, लोगों के टेस्ट किए जाएंगे, लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाएगा, जिससे जैसे मान लो कैंसर है या डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की किसी को बीमारी शुरू हो रही है, तो इनको फर्स्ट स्टेज पे ही पता लगाया जा सके।
और जितनी जल्दी इनको पता लगा लिया जाएगा। देखो अपन लोगों ने अभी देखा है, जैसे अपन बात करते हैं कम्युनिकेटिव डिसीज की, तो कोरोना है। अब एक इंसान जिसको कोरोना भी है और नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज भी है, हार्ट अटैक या डायबिटीज भी है, तो उसके मरने के चांसेस इन कंपेयर टू अदर्स बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो कम से कम नॉन कम्युनिकेटिव डिसीजेस हैं जो अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ रही हैं और आने वाले समय में और बढ़ने वाली हैं, उनको रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एमटीएम स्कीम लॉन्च की है, जिसमें डायग्नोस टेस्ट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाएगा लोगों के द्वारा। लोगों में बिहेवियरल चेंजेस लाए जाएंगे जिससे अर्ली स्टेज पे ही बीमारियों का पता लगाया जा सके और अपना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उतना ज्यादा लोड भी ना पड़े, क्योंकि अर्बनाइजेशन से अगर ये डिसीजेस बढ़ती चलेगी तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन कंपेयर टू लोड बढ़ता चला जाएगा। और अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने इंडिया में लोड बढ़ता है तो अपन कोरोना के टाइम पे देख चुके हैं कि कितना ही वो सह पाता है। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पे एक चीज है ना, इस आर्टिकल में इसको लिखी है कि ये पूरी तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को अगर अपन इसको इंडिया के लेवल पे लॉन्च करना चाहिए, जिससे इंडिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसको इंडिया के लेवल पे लॉन्च करके इसमें प्राइवेट फंडिंग करनी चाहिए। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको यूज करना चाहिए। जो अलग अलग लैब्स हैं उन लोगों को सरकार रुपए दे, वो जाके घर घर लोगों के टेस्ट करें, फ्री टेस्ट करें और उनसे पता करें कि हाँ किनको क्या डिसीज हो रही है, किनको क्या डिसीज नहीं हो रही है, जिन डिसीजेस को पहले से ही रोका जा सके। या ऐसी मिनिमल चार्जेस रख दे सरकार के 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए, जिससे आम इंसान भी अपने टेस्ट करवा सके। क्योंकि अभी अपन देखते हैं ना कि फुल बॉडी टेस्ट में लोगों के 5-5, 6-6, 12-12, 10-10 हजार रुपए तक लग जाते हैं अगर तुम्हें हर एक टेस्ट करवाना है तो उसको मिनिमल करे सरकार और ऐसी स्कीम्स को नेशनल लेवल पे लॉन्च करे और इसको पब्लिक प्राइवेट मॉडल के रूप में लॉन्च किया जाए, जिससे इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा हो सके। क्योंकि सरकारी स्कीम्स की सरकारी इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी इन कंपेयर टू प्राइवेट हमेशा कम रहती है और पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे ये अगर लॉन्च होगा तो ये ज्यादा फायदा पहुंचाएगा अपनी कम्युनिटी को। तो दैट्स ऑल, यही था इस पूरी न्यूज में। अब एक नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करें तो वो आया है डिबेट को लेके, बिल्स को लेके, कि कैसे बिल्स में जो कहा जाता है, बिल्स में जो लिखा हुआ है और बिल्स जो कहना चाहते हैं उनमें कितना अंतर होता है। तो कभी बताया ना, अभी 15 अगस्त को अपनी जो सीजीआई है रमन्ना जी, उन्होंने भी ये कहा था कि बिल्स पास हो रहे हैं, केवल लगातार बिल्स पास होते चले जा रहे हैं, बिल्स में क्लियरिटी नहीं। देखो एक तो कानून होना और एक कानून में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी होता है ब्रो, क्योंकि बिना डिस्कशन के कोई बिल पास हो जाएगा, बिना कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है पार्लियामेंट की, उन पे बिना जाए बिल पास हो जाएगा ना, तो सीधी सी बात है उस बिल पे क्लियरिटी नहीं होगी और उस बिल पे एक अच्छा जजमेंट कोई भी कोर्ट भी नहीं सुना पाएगी। क्योंकि जैसे अभी ओबीसी बिल को देख लो, ओबीसी बिल जब पास हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मांगा, फिर सरकार को अलग से एक श्वेत पत्र जारी करना पड़ा कि नहीं हमारे इंटेंशंस ये है, ये बिल में बिल, तो मतलब सीधी सी बात है ना कि तुमने बिल को पहले से अच्छे से डिफाइन करके नहीं रखा था जो तुम्हें बाद में करना पड़ा। और ये डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ना तो उनको कमेटीज पे भेज रहे हो, ना ही उन पर अच्छे से डिबेट कर रहे हो। एक लेवल ऑफ डिस्कशन जो अपनी पार्लियामेंट का है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। और देखो भाई ना कि एक तो होता है वर्ड्स, कि वर्ड्स में क्या लिखा हुआ, और एक है इंटेंट, कि इंटेंट क्या है। उन दोनों में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी होता है और ये क्लियरिटी आती ही है डिस्कशन से, या जब कमेटीज के पास बिल जाता है तो वो अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं हजारों पेजेस की, तब आता है। अब क्या ना, स्टैंडिंग कमेटीज तक बिल जा नहीं रहा है और अपन खुद से सोचो, अगर पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनमें से काफी लोग ग्रेजुएट भी नहीं है, काफी लोग उन बिलों को पढ़ेंगे भी नहीं अच्छे से, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के बिल्स होते हैं और काफी हर सांसद उनको नहीं पढ़ता। अब सोचो ऐसा कोई बिल आता है पार्लियामेंट में जिसको रख दिया जाता है डायरेक्ट पार्लियामेंट पे कि आज इसको पास करना है, भाई सब लोग हाँ हाँ कर देंगे क्योंकि किसी ने पढ़ा नहीं है, ना ही कोई पढ़ने वाला है उस टाइम पे, और हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का बिल आधे से ज्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं, सब बस ऐसे ही ऐसे पास कर देंगे। और उसी की जगह अगर वो बिल स्टैंडिंग कमेटी पे या किसी कमेटी बना के पार्लियामेंट्री कमेटी पे चला जाता है तो उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस बिल को देखते हैं, उस बिल को जांचते हैं और तब उसको कहते हैं कि हाँ इस बिल में ये सुधार होने चाहिए, ये होने चाहिए और ऐसे पास होना चाहिए। तो कमेटीज पे जो बिल नहीं जा रहा है वो बिल के वर्ड्स और बिल के इंटेंशंस को दूर कर दे रहा है, इवन फॉर कोर्ट्स ऑल्सो। तो यही अपने सीजीआई ने भी कहा है। अभी देखो, नॉर्मल बिल्स को फिर भी समझ में आता है कि हाँ तुमने 2 मिनट में पास कर दिया। अगर तुम
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ब्रो, जो अभी 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, बिना कमेटी के, बिना डिस्कशन के 2 मिनट में पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ऐसी चीजें हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा कमजोर बनाएंगी, क्योंकि डिबेट ही है जो एक लोकतंत्र को बनाती है, और लोकतंत्र में डिबेट होना बहुत जरूरी है। और इंडिया में देखो, लोगों को डिबेट करना बहुत पसंद है। इवन दो इंडियन साइकोलॉजी या इंडियन कल्चर में भी लोगों को डिबेट करना, बात करना, हर चीज पे, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल, बात करना लोगों को पसंद है। बट डिबेट कल्चर को खत्म करना इंडिया से, इंडिया के लोकतंत्र को मारने जैसा होगा। और इंडिया में लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो इंडिया में तो देखो भाई ना, कि पार्लियामेंट बंद ही कर दो। जब तुम्हें एक एक मिनट में ऐसे बिल पास करने हैं तो करते रहो भाई, पार्लियामेंट बंद ही कर दो ना, फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या है जब डिस्कशन होना नहीं तो। और अगर ये लोग देखो, अब देखो पक्ष विपक्ष ये लोग ऐसी बात करते हैं ना कि विपक्ष शोर मचा रहा है और हम लोग बिल पास नहीं कर पा रहे, डिस्कशन नहीं कर पा रहे। ब्रो, विपक्ष का काम ही होता है शोर मचाना। असली में बोला जाए ना तो संसद चलाना काम होता है, सरकार का काम होता है संसद चलाना। विपक्ष का काम ही होता है शोर मचाना और तुम्हारी बातों को एलिगेशंस करना। और अगर बात की जाए ना कि बिल पे डिस्कशंस नहीं हो सकते शोर के बीच में, तो भाई हम लोगों ने पहले पास्ट में ऐसे एक्सटेंसेस भी देखे हैं, जब संसद में शोर मच रहा था उन्होंने क्या किया, लोकसभा राज्यसभा के जो टेलीकास्ट था उसको 15-20 मिनट के लिए बंद कर दिया। और भाई शोर मच रहा है, संसद में काली मिर्चें फेंकी जा रही हैं, माइक तोड़े जा रहे हैं, फिर भी डिस्कशन चल रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे अगर तुम पहले चले जाओ ना, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चले जाओ, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे चले जाओ, भाई माइक तोड़े जा रहे हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं और डिस्कशन रुक नहीं रहे हैं। सरकार ने कहा डिस्कशन होंगे और संसद को स्थगित नहीं किया जाएगा, चाहे कितना भी शोर शराबा बब्बर हो जाए तो। समझ रहा है? और यही चीज अपन लोगों ने अभी साउथ में भी देखी, जब कर्नाटक में बिल पास हुआ था। भाई उन्होंने डिस्कशन को रुकने नहीं दिया, जो डिस्कशन चल रहा है वो चलेगा, मचाने दो विपक्ष को शोर। विपक्ष केवल चिल्ला ही तो रहा है ना, चिल्लाने दो। देखो अगर हाथ हाथ पैर चलाने लगे या वायलेंस करने लगे तो बात अलग हो जाती है, तो तुम बाउंसर्स को बुलाओ, उनको बाहर फेंकवा दो, सिंपल सी बात है। जो भी संसद हो, बाउंसर्स को बुलाओ या लोगों को बुलाओ, उनको रुकवाओ। और फिर अगर सरकार चाहे ना कि उसको डिस्कशन करना है तो वो कर सकती है, और कैसी भी परिस्थिति में कर सकती है, ये अपन लोगों ने हर जगह देखा है। अब सरकार की इंटेंशंस क्या है, और अगर ये बात की जाए ना कि पार्लियामेंट चलाने की, तो वो जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है, विपक्ष की नहीं होती है पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी। विपक्ष तो चाहेगा ना कि पार्लियामेंट चले ही ना, जिससे हम सरकार के खिलाफ कोई भी मैनिपुलेटेड चीजों को फैला सकें, कोई भी बिल के बारे में कोई भी गलत धारणा लोगों के बीच में फैला सकें। पार्लियामेंट ही तो वो मंदिर है ना, जो लोगों के पास में हर बिल को लेकर सरकार के सही इंटेंशंस को पहुंचाता है। अगर चलेगी ही नहीं पार्लियामेंट, उस पर डिस्कशन ही नहीं होगा, सरकार के इंटेंशंस क्या है लोगों को पता कैसे पड़ेंगे? तो और अगर सरकार ये कहती है ना कि हम लोग इस वजह से डिस्कशन ये सब नहीं कर पा रहे, तो ब्रो जो बिल्स पास करने थे ना सरकार को, इतने शोर शराबे में जो मानसून सत्र में हुआ 20 बिल पास हो गए, जबकि कुछ मिनटों के लिए चली है अपनी पार्लियामेंट उसमें। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को जो करना चाहे तो वो सब कर सकते हैं। दैट्स ऑल, मतलब यही था इस पूरे आर्टिकल में। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो पशुपालन विभाग के सचिव ने लिखा है। देखो इन्होंने केवल डाटा दे दिया है कि हमारे पास में भारत में 53 करोड़ पशुधन है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पशु में होने वाली बीमारियां, इंफ्रा, चारा, इन सब चीजों को अगर पशुओं को अच्छा उपलब्ध करवाया जाए, बीमारियां ना होनी दी जाए, चारा बढ़ाया जाए, इंफ्रा अच्छा दे दिया जाए पशुओं को, तो पशु ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। अब देखो ना, पशुधन एक ऐसी चीज होती है जो किसानों को एक एश्योरेंस देती है कि हाँ ब्रो, अगर कोई डिजास्टर भी आ जाता है, ओले भी गिर जाते हैं, तो भाई फसल बर्बाद हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कोई किसी कीट की वजह से फसल नुकसान हो जाता है, फिर भी पशु एक ऐसा साधन होता है जो किसी भी किसान को उसकी इनकम की सिक्योरिटी प्रदान करवाता है कि अगर तुम पे पशु है तो कम से कम तुम्हें इनकम होती रहेगी, अगर फसल बर्बाद भी होती तो। पशु हमें रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है, फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करवाता है, डाइवर्सिटी देता है हमें खाने में, मतलब खाने की और चीजों की, क्योंकि पशुधन ही नहीं होगा तो अपने फूड की डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगी इन कंपेयर टू अभी। जो है, जो ह्यूमन नेचर का जो आपस में संबंध है वो पशुधन से बढ़ता है। अगर अपन कहते हैं ना डिजास्टर इंश्योरेंस जो उन लोगों को मिला हुआ है किसानों को, वो ऊपर से संस्कृति की बात करते हैं, तो अपनी तो इंडियन संस्कृति में भी है कि अपन लोगों को पशु पालना चाहिए। गौ को अपन गौ माता बोलते हैं इस वजह से। तो ओवरऑल इस सब में यही लिखा हुआ है। और एक है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। देखो कि अभी पशु के लिए अपनी सरकार क्या कर रही है। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है जो 14-15 में शुरू किया गया था। उसमें था ही ये कि हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार से पशुओं को फायदा पहुंचाना है।
कि, और सुनो, अगर जब राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करते हैं तो अभी व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 चल रहा है इंडिया में। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन को इस समय मिला दिया गया। अब थोड़ा सा बात कर लें राष्ट्रीय पशुधन मिशन की। तो चाहे कौशल बढ़ाना हुआ, चाहे उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनमें सुअर विकास पालन केंद्र बनाने हुए, चाहे चारा विकास की बात कर लें, चाहे पशुओं के लिए और बहुत सारे उप मिशन चल रहे हैं उनकी बात कर लें, पशुओं के लिए जो चारे की कमी है वो दूर करने की बात कर लें। मतलब देखो, पशुओं के लिए जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं इंडिया में, चाहे पशुओं के लिए जितने भी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे पशुओं के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चल रहे हैं, इन सारे प्रोग्रामों को, छोटे 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 बहुत सारे प्रोग्राम है केंद्र सरकार के, उन सबको जब जोड़ दिया जाए तो उसको एक नाम अपन दे सकते हैं, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जो कि 2014-15 में शुरू किया गया था। और उसके मेन 3 आयाम बोले जाए तो डिजीज प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। अब थोड़ी वही है ना, और सरकार का आ जाए तो सरकार इन पे ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल ध्यान दे रही है। अभी अपन लोगों ने जीएम सोया की खबर पड़ी थी कुछ दिनों पहले, कि जब सरकार ने देखा कि चारे की कमी हो रही है इंडिया में, तो हम लोगों ने जीएम सोया का आयात शुरू कर दिया। अब वो बात अलग है, कुछ किसानों ने उसका प्रोटेस्ट भी किया, ये भी किया, वो भी किया, वो ठीक है, लेकिन सरकार ध्यान दे रही है पशुओं की तरफ। और इसीलिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन भी अपने जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस आर्टिकल में जो डाटा है वो सब भी अपने आंसर राइटिंग में बहुत काम आने लायक है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत जो डेवलपमेंट, डिजीज प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सब भी अपने पेपर के लिए जानना जरूरी हो जाते हैं। दैट्स ऑल। इस आर्टिकल में तो यही है जो अपने जानने के लिए जरूरी है, और बाकी सब तो उन्होंने पॉलिटिकल बातें भर रखी हैं, तो वो ज्यादा जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक आया ना, कॉपीराइट को लेकर एक आर्टिकल आया कि देखो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स कॉपीज को लेके, जैसे मान लो कोई पब्लिकेशन है, मैं राइटर हूं, मैंने कोई एक बुक लिखी, उस बुक को मैंने एक पब्लिकेशन से लॉन्च करवाया, स्टूडेंट्स उसकी फोटोकॉपी करवा लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स उसकी फोटोकॉपी, आजकल तो पीडीएफ और चल गया, फोटो खींची पूरे पीडीएफ बना लिया और पीडीएफ दे दिया एक दूसरे को, फ्री में दे दिया। तो इससे क्या होता ना, पब्लिकेशन को और राइटर को, दोनों को नुकसान होता है। और जब पब्लिकेशन और राइटर दोनों को नुकसान होगा तो वो और ज्यादा डिमोरलाइज होंगे। तो राइटर्स, जो अच्छे राइटर्स हैं, वो लोग बुक्स लिखना ही बंद कर देते हैं एट दी एंड, क्योंकि उनके इनकम के बहुत सारे स्रोत होते हैं पहले से, और वो वैसे ही अपनी शिक्षा की वजह से एक अच्छे पद पे पहुंचे हुए होते हैं। ज्यादातर राइटर्स, जो अच्छे राइटर्स होते हैं, तो वो लोग बुक्स लिखना बंद कर देते हैं। फिर एट दी एंड तुम्हारे पास में जो बुक्स आनी बचती हैं, वो यही जो स्टूडेंट्स होते हैं या यूपीएससी की जो मतलब ऐसे वर्टेंट्स होते हैं जिन्होंने 1-2 बार मेंस दे के रखा है, या जो लोग फेल हुए, वो लोग लिखते हैं फिर बुक्स। तो एक अच्छे राइटर्स, एट दी एंड क्या होता है, एट दी एंड नुकसान स्टूडेंट्स का ही होता है, मतलब ये कहा गया है। तो पब्लिकेशन को अगर नुकसान होगा ना, तो आखिर में जाके वो नुकसान स्टूडेंट्स को ही होता है। ये सब लिखा हुआ है साइट में। लेकिन और एक अपन कॉपीराइट एक्ट की बात करें मैडम में, तो अपने इंडिया में जो कॉपीराइट एक्ट है, उसके सेक्शन नंबर 52 में एक शब्द लिखा हुआ है फेयर रीजन्स का। अब फेयर रीजन क्या है कि अगर तुम स्टडी के लिए यूज करते हो, या तुम अगर रिसर्च के लिए यूज करते हो, मतलब स्टडी के लिए ये है कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूं कि हाँ भाई ये देखो ये ऐसा 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 है, या मैंने अपनी रिसर्च पर्पस के लिए कोई बुक का फोटोकॉपी करवा लिया, या स्टडी किसी को पढ़ाने के लिए करवा लिया, तो वो फेयर यूज में है। उसके लिए मैं फोटोकॉपी और स्कैन करवा सकता हूं किसी भी बुक को, और वो पब्लिकेशन हाउस मुझे सू नहीं कर सकता बाय द वे, ठीक है। अब होता क्या ना, ये इतना अनडिफाइंड है कि स्टडी पर्पस और रिसर्च पर्पस क्या होंगे, कि ये जो बच्चे जो फोटोकॉपी करवा लेते हैं ना, अलग 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 बहुत सारे जो बुक्स हैं, किसी भी बुक की फोटोकॉपी करवा लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं, कह देते हैं स्टडी पर्पस के लिए करवाया, और स्टडी पर्पस अच्छे से अनडिफाइंड है। अगर अपन बात की जाए कॉपीराइट एक्ट की सेक्शन 52 में, स्टडी पर्पस जो वर्ड है वो अनडिफाइंड है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जिससे पब्लिकेशंस को भी फायदा रहे और इन लोगों को भी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें ना, तो उसका कहना तो साफ साफ यही है कि जो सेक्शन नंबर 52 में जो फेयर रीजन्स वर्ड डला हुआ है, जिसमें स्टडी और रिसर्चेस आते हैं, इस वर्ड को हटा ही देना चाहिए, क्योंकि अपना काम है पब्लिकेशन और राइटर्स इन लोगों को भी बचाना, क्योंकि अच्छा डाटा आना ही बंद हो जाएगा तो देश की प्रगति में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी तरफ अगर सरकार की देखी जाए ना, तो सरकार चाहे तो राइटर्स और पब्लिकेशंस जो इंडस्ट्री है, पब्लिशर्स है, उनको सीधे मदद भी कर सकती है।
हाँ, कि सीधे मदद पहुंचा दे, उनको सब्सिडीज दे दे। और देखो, लेकिन अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो चाहे अपन फिल्मों की देख लो ब्रो, फिल्में वहां वो बॉक्स ऑफिस में हॉलीवुड में लॉन्च करते हैं बहुत बहुत पैसों में, और अपन लोग यहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। 5-5, 10-10 रुपए की सीडीज बिक जाती है उसकी, ठीक है। तो इसको लेके हॉलीवुड और बाहर की जो देश है उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह, अपन लोगों को बुक्स इंडस्ट्री, पब्लिकेशन, सब लोग इंडिया से कहते रहे हैं कि इंडिया में ये सब होता है, इसको बैन किया जाए। बट अब इसी वजह से इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत पीछे आता है, क्योंकि अपन लोग अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा ही नहीं कर पाते, वो बिक जाते हैं मार्केट में फ्री में। लेकिन अब पता है, इस पे दिल्ली हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फोटोकॉपी को सही बताया था, और उसने कहा था कि जो पब्लिकेशन जो काम कर रहे हैं उससे मेजॉरिटी को नुकसान नहीं होता। होता क्या ना, पब्लिकेशन जब भी कोई बुक लॉन्च करता है तो उसकी बुक्स में 60-70% लोग तो उसको खरीद के ही पढ़ते हैं। 20-30% जो उसको बच्चे नहीं खरीद के पढ़ते हैं, वो बच्चे होते हैं जो पहले से ही गरीब हैं, पहले से ही उनके पास में पैसा नहीं है, जो पहले से ही इकोनॉमिकल वीकर है। तो उन लोगों को अगर फोटोकॉपी से पढ़ते भी हैं तो उनको पढ़ने देना चाहिए, ये कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने। और जो फेयर रीजंस का जो शब्द डला हुआ है सेक्शन 52 में कॉपीराइट एक्ट में, उसको हटाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जो तो वही है ना कि गरीब लोगों तक पहले से ही एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंच रही है, और अगर अपन लोगों ने इसको भी हटा दिया तो कोई बच्चा फोटोकॉपी भी करवाया करेगा ना, तो उसको भी तुम कोर्ट में खींच लोगे, समझ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट दिया है इसके ऊपर कि नहीं, अगर वो बच्चा शिक्षित होगा तो उसकी आय बढ़ेगी। और ऐसे 20-30% लोग ही हैं जो फोटोकॉपी करवाते हैं, तो उसको चलने देना चाहिए। इसके पब्लिकेशन को मेजर नुकसान नहीं होता है, और जो शिक्षित होगा उसकी आय बढ़ेगी। और फ्यूचर में जाके अगर मान लो कोई गरीब परिवार का बच्चा है जो द हिंदू अभी पायरेट करके पढ़ रहा है, वो आईएएस बन जाता है कल को, तो वो पायरेट थोड़ी करेगा, फिर तो वो द हिंदू का सब्सक्रिप्शन लेगा ना, वो या उसको खरीदेगा, सिंपल सी बात है। अब इस समय गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे सकती है, गवर्नमेंट सीधे सीधे पब्लिशिंग हाउस को सब्सिडीज दे सकती है, राइटर्स को सब्सिडीज दे सकती है कि आप लोगों को ये 20-30% जो नुकसान होता है, तो आपकी जो टोटल आया है उसमें जितना 20-30% होगा वो सरकार सब्सिडी के रूप में उनको प्रदान कर सकती है। जैसे मान लो पब्लिशिंग हाउसेस पे जो टैक्सेस लगा के रखे हैं, वो टैक्सेस कंपेरेटिवली गवर्नमेंट कम कर सकती है, जिससे उनको अभी जो जितना नुकसान हो रहा है वो ना हो, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस को और बढ़ावा दे सकती है। और जो का मतलब ना, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज बनवा सकती है, गवर्नमेंट छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बनवा सकती है अलग अलग जिलों में, जिनसे क्या हो ना, वो सारी बुक्स, वो सारे पेपर्स जो बच्चे पायरेट करके पढ़ रहे हैं, बच्चे उसको फोटोकॉपी करवा रहे हैं, तो वो उन लाइब्रेरीज में उपलब्ध हो बहुत मिनिमम फीस पे। जैसे मंथली 100-200 रुपए फीस में तुम्हें बहुत सारी किताबें और डेली के सारे पेपर मिल जाते हैं। तो कोई बच्चा क्यों ही पायरेट करेगा ब्रो, उस लाइब्रेरी में जाकर पढ़ेगा अगर उसके जिले में होगी तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेसेस कर सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रदान कर सकती है, और इस फोटोकॉपी की चीज को चलने भी दिया जा सकता है। तो ये ओवरऑल कहा गया है इस एडिटोरियल में। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही जानने के लिए जरूरी था।